हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड क्वांटा। आज हम डिस्कस करेंगे नोज़ की समरी। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए बिकॉज ये उसकी कॉन्टिन्यूएशन में है। अगर आप वो देख कर आएंगे तो ये आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस वीडियो की। तो लास्टली हमने डिस्कस करा था, पहली बात तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड वीडियो था रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्लेलिस्ट में, वो था नोज़ का ए पार्ट, और तीसरा वीडियो था नोज़ का बी पार्ट, जिसमें हमने नोज़ के कंपार्टमेंट्स और उसके जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे, ये तो प्रीवियस वाला हो गया, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, पहले हम पढ़ेंगे नोज एंड नेजल पैसेज का समरी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे बकोफेरेंजियल कैविटी। उसके बाद थर्ड टॉपिक हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा कि मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो कहाँ से इनिशिएट होता है और कहाँ पे जाके टर्मिनेट करता है। दोनों तरीके से दूंगी, थ्योरी में भी दूंगी और डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। और उसमें जो एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि मेरी एनसीईआरटी मार्क्ड है, जो मैंने पढ़ी थी ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन, मैं वहाँ से आपको रेफरेंस भी दूंगी कि आपको कौन सा पॉइंट कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब पहले पूछे जाते थे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस एम्स में, अब तो नहीं पूछे जाते हैं, पर एनसीईआरटी की जो इन बिटवीन द लाइन्स जो क्वेश्चन फॉर्म होते थे वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और होते थे भी। राइट नाउ ऑल्सो पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड, बट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे समरी है नोज एंड नेजल पैसेज की। इसका जो एक्सप्लेनेशन था मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, और इसमें मैं आपको और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो एक मैंने रफ डायग्राम बनाया है नोज़ का। इसमें मैंने ये डिपिक्ट किया है कि ये वाला जो ओपनिंग है, लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये वाला जो ओपनिंग है इट रिप्रेजेंट्स आर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जहाँ से हम इनहेल करते हैं, ठीक है। ये दिस रिप्रेजेंट्स आर इंटरनल लेयर्स, ठीक है। उसके बाद जो ओपनिंग होती है, मैंने ये लास्टली भी बताया था, दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। एंड दिस पोर्शन, जो पीछे का पोर्शन होता है, ये वाला होता है रेस्पिरेटरी रीजन, और जो आगे का पोर्शन होता है वो होता है वेस्टिब्यूल। अब हमने पढ़ा था कि ये जो बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं जो रेस्पिरेटरी रीजन में, इनको हम बोलते हैं कॉन्का या टर्बिनेट्स। इसका डायग्राम पीछे हमने ये डिस्कस करा था लास्ट टाइम। दिस वॉज द रेस्पिरेटरी रीजन, फाइन। और यहाँ से जो ये बोनी प्रोजेक्शंस इमर्ज आउट हो रहे थे, दीज वर कॉन्का। हमने पढ़ा था कि जैसे ये सुपीरियर कॉन्का होता है, उसके बाद ये मिडिल कॉन्का होता है, और ये इन्फीरियर कॉन्का होता है, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, फाइन। तो यही बनाया है मैंने यहाँ पे इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। और जो इसके ऊपर जो एपिथीलियम होती है, जो कि ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम जिसको हम बोलते हैं, वो होती है श्नेडेरियन एपिथीलियम, फाइन। और जो श्नेडेरियन मेम्ब्रेन होती है, जो कि बनी हुई होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमिनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ठीक है। अब सिलिएटेड है, इट मीन्स सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और कॉलुमिनार एपिथीलियम है लाइक दिस, elongated cells है with basal nuclei, और सीलिया प्रेजेंट है ऐसे। सीलिया क्यों प्रेजेंट है? टू फिल्टर द फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी डस्ट है या बैक्टीरिया है या पैथोजेंस है, तो ये जो सीलिया होते हैं ये उसको एंट्रैप कर लेते हैं। और ग्लैंडुलर है, इसका मतलब म्यूकस सिक्रीट करती है, और जो म्यूकस होती है अगेन इसका यही काम है कि ये भी जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको एंट्रैप कर लेती है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनल लेयर्स है। इंटरनल लेयर्स के बाद जो फेरिंग्स का जो पोर्शन होता है, फेरिंग्स के जो पोर्शन होते हैं वो होता है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स होता है।
ओरोफेरिंग्स होता है और लैरिंगोफेरिंग्स होता है। स्पेलिंग चेक कर लेना, सॉरी वो जल्दीबाजी में गलत लिख दी। सो लेट मी शो यू वन डायग्राम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो पार्टीशन की बात कर रही हूँ फेरिंग्स की, वो कैसे होता है। सो हेयर वी गो विथ आर डायग्राम। सो अगर हम यहाँ से देखें तो ये नेजल पैसेज है जहाँ से एयर एंटर करती है, और ये ओरल पैसेज है जहाँ से हमारा फूड एंटर करता है। ठीक है, ये इंटरनल लेयर्स है और ये ओपनिंग ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब है। ये डायग्राम मैंने अभी स्लाइड पे नहीं बनाया बिकॉज ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको क्योंकि फेरिंग्स का रेफरेंस आया तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये नेजोफेरिंग्स है, अपर पोर्शन। जो मिडल पोर्शन है वो है ओरोफेरिंग्स, और जो लोअर पोर्शन है वो है लैरिंगोफेरिंग्स। फिर फर्दर ओपनिंग ऑफ फूड पाइप विच इज़ नोन एज गलेट, एंड दिस इज ग्लॉटिस विच इज़ द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ये हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से और ज़्यादा पढ़ेंगे पर डाइजेस्टिव सिस्टम में। होप अब आपको समझ में आ गए होंगे कि जो फेरिंग्स है उसके 3 पार्ट कौन से होते हैं और उनकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ कहाँ होती है। तो हमने जो अभी बात करी वो ये करी कि जो इंटरनल लेयर्स होते हैं उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है दैट इज़ नोन एज नेजोफेरिंग्स। नाउ अब जो वेस्टिबुलर पार्ट था उसमें हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं, क्योंकि जैसे ओपनिंग होती है और ओपनिंग पे वी ऑब्जर्व और वी फाइंड हेयर्स और ऑयल ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर का वही काम है टू इंट्रैप दी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडीज। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और म्यूकस सिक्रीशन क्यों ज़रूरी है? टू इंट्रैप दी डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो मॉइस्चर करने के लिए नेसेसरी होते हैं एपिथीलियम को, टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ द नेजल पैसेज। ठीक है, उसके बाद टर्बिनेट और कॉन्का हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे मैंने अगेन लिखा है दीज आर द बोनी स्ट्रक्चर्स, जो कि 3 टाइप के होते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। हमने डायग्राम में भी देखा था, और इनका सिग्निफिकेंस होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। बेसिकली जो एयर हम इनहेल करते हैं उसका टेम्परेचर वेरी करता है। ठीक है, और टेम्परेचर वेरी करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर होगी या बहुत ज़्यादा हॉट एयर होगी तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को और नेज़ल एपिथीलियम को डैमेज कर सकती है। ठीक है, नेज़ल एपिथीलियम को डैमेज कर सकती है। तो जो कॉन्का होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, या फिर उसको जो कॉन्का होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एक्सटर्नल एयर होती है उसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के साथ बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसके जितना मेंटेन करने के लिए। तो अगर एक बार फटाफट से रिव्यू ले तो हमने वेस्टिब्यूल पढ़ लिया, हमने इसकी कॉन्का पढ़ लिए, 2 रीजन्स पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी रीजन, वेस्टिब्यूलर रीजन, एपिथीलियम देख ली। श्नेडेरियन मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंटरनल लेयर्स देख लिया, टाइप्स ऑफ लैरिंग्स फेरिंग्स देख लिया, सॉरी। उसके बाद हमने टर्बिनेट्स और कॉन्का के टाइप्स देख लिए, और जो स्ट्रक्चर्स ओपनिंग में प्रेजेंट होते हैं वो देख लिए विद देयर फंक्शंस। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट्स, एंड दिस वॉज द समरी ऑफ द लास्ट 2 slides which we discussed previously. Now moving to next slide, here comes nose and nasal passage. Fine. Now ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समराइज कर दिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए एट अ टाइम। और हाँ, ये जो नोट्स हैं इसका जो आपको PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू मिल जाएगा, और जो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करती हूँ नोट्स में वो सेशन नोट्स में अपलोड करती हूँ इंस्टा पेज पे। तो वो आप अगर सेशन नोट्स चाहिए तो इंस्टा पेज को रेफर करना, और अगर ये वाले नोट्स एज इट इज़ चाहिए देन यू कैन रेफर टू गूगल ड्राइव लिंक विच इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। फाइन. Now nose is the human nose has diurnus condition, means 2 चैम्बर होते हैं। अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो दिस इज समवॉट आवर नोज लुक्स लाइक, तो 2 चैम्बर है। ठीक है, उसके बाद जो नेजल चैम्बर होता है इट इज सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। ये है हमारा नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल सेप्टम जो इनिशियली अगर आप फील भी कर सकते हैं, इनिशियल पोर्शन में ये कार्टिलेजिनस होता है, लास्ट में जाके ये बोनी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेजल सेप्टम होता है इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम एपिथीलियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेजल सेप्टम इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। फाइन. उसके बाद ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम,
बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। श्नेडेरियन मेम्ब्रेन होती है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज इज श्नेडेरियन मेम्ब्रेन। नाउ अब हम नेजल चैम्बर की बात करते हैं। अभी हमने पीछे डायग्राम देखा ना, ये वाला, दिस वन। इसमें हमने क्या करा कि इसको 3 नेजल चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से में करा? पहला स्मॉल पोर्शन जो होता है, इट इज नोन एज नेजल वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल ओपनिंग। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि है ओपनिंग। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? नेजल वेस्टिब्यूल। फाइन। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है या सेकंड पोर्शन है नेजल चैम्बर का, उसको हम वो क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा होता है? जिसमें ये बोनी कॉर्न का प्रेजेंट होता है, दिस इज रेस्पिरेटरी पार्ट। फाइन। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है, इट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी पार्ट, जिसमें श्नेडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अभी जो श्नेडेरियन मेम्ब्रेन होती है, ये एक न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन है, मतलब कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन होती है उसको कैरी करती है टू हायर सेंटर्स इन ब्रेन। ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी लोब है, बेसिकली लिम्बिक सिस्टम है। फाइन। एंड दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर स्मेल। जो हम स्मेल कर पाते हैं, ऑल्फेक्शन का जो प्रोसेस होता है, जो फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, उसके लिए जो होल सोल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है श्नेडेरियन मेम्ब्रेन। तो थर्ड पार्ट जो होता है उसमें श्नेडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लाइक यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? ये श्नेडेरियन मेम्ब्रेन। फाइन। तो हमने ये नोज का समरी और नेजल पैसेज का समरी कवर कर लिया। नेजल चैम्बर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट छोटा होता है, ओपनिंग बोलते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है उसको रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं, बोनी कॉन्का या टर्बिनेट्स होते हैं। और थर्ड पार्ट को ऑल्फैक्टरी पार्ट कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल, जिसमें श्नेडेरियन मेम्ब्रेन या ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, विच इज अ न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ स्मेल। Now comes बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अब बक्कोफेरेंजियल कैविटी से आप क्या समझते हैं? बक्को जो वर्ड है वो आया है फ्रॉम बकल कैविटी। बकल कैविटी बोल दीजिए या फिर ओरल कैविटी बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो फेरेंजियल है, इसका मतलब क्या है? फेरिंग्स और क्या है? That's it। तो बकोफेरेंजियल कैविटी अगर हम बोले तो जैसे अगर ये किसी का माउथ है, ये नोज है, अगर हम ऐसे रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बेसिकली रफ स्ट्रक्चर, तो जैसे ये तो नेजल पैसेज हो गया, ये हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट हो गया, और ये फ्लोर हो गया जहाँ पे यहाँ पे टंग आ जाएगी। तो यहाँ पे नेजल कैविटी प्रोसीड ऑन करेगा, यहाँ से ओरल कैविटी नीचे को प्रोसीड ऑन करेगी। तो ये वाला जो कॉमन पोर्शन होता है बकल कैविटी और जो फेरिंग्स के बीच वाला, ये वाला जो होता है पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बक्को फेरेंजियल कैविटी। ठीक है, चलो अब इसके बारे में इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रीड ऑन कर लेते हैं। तो जो बकल कैविटी और नेजल कैविटी जो होती है, इट इज सेपरेटेड बाय हार्ड पैलेट। हाँ, हमने अभी इस डायग्राम में देखा, ये हमारी थी नेजल कैविटी और ये थी हमारी बकल कैविटी। ठीक है, और इनके बीच में ये जो पैलेट थी, ये इन दोनों को सेपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद अपर चैम्बर को हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। हम इस चैम्बर को क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। ये हमने अभी उस डायग्राम में देखा भी था। ठीक है, और जो लोअर चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है, नाउ नेजोफेरिंग्स ऑफ कोर्स बिहाइंड द नोज, ये नोज है, इसके जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है, बेसिकली फेरिंग्स और जो नेजल कैविटी का इंटरसेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। अब जो फेरेंजियल चैम्बर होता है उसमें 2 स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मैं आपको दोबारा डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये जो फेरेंजियल चैम्बर है इसमें 2 स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि ओपनिंग है फूड पाइप की, इसको हम बोलते हैं गलेट। और ये वाला जो ओपनिंग है जो कि है ओपनिंग है विंड पाइप की, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। आई होप
यू आर क्लियर विथ माई पॉइंट्स और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है विथ हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, इन फेरेंजियल चैम्बर दो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो डॉर्सल स्लिट होता है उसको हम गलेट बोलते हैं, जो कि ईसोफेगस में ओपन होता है, और जो वेंट्रल स्लिट होता है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि ओपन होता है लैरिंक्स में या ट्रेकिया में, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वेंट्रल है वो ग्लॉटिस है और जो डॉर्सल है वो गलेट है। यही चीज़ लिखी है हमने यहाँ पे। द डॉर्सल स्लिट इज गलेट एंड द वेंट्रल स्लिट इज ग्लॉटिस विच ओपन्स इनटू लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हियर कम्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज आवर स्लाइड नंबर 4, जहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो पूरा है उसको समराइज करा है। अब ये तो थ्योरी है, बट बिफोर डिस्कसिंग थ्योरी मैं आपको इसका डायग्रामेटिक रिव्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा आपको ये थ्योरी समझाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम सा बना रखा है, इसकी लेबलिंग हम साथ साथ में करेंगे ताकि आप लोगों को एक्सप्लेनेटरी पोर्शन भी समझ में आ जाए। इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री जो होता है कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिया एंड इट्स ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स, ठीक है। जो ट्रेकिया होता है उसका जो बाइफर्केशन होता है एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रे, उसके बाद जो ब्रांचेस देता है वो लंग्स में, वो कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, ब्रोंकियल ट्री। यहाँ पे मैंने ये ब्रोंकियल ट्री बनाया है। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में 2 लाइन दी हुई है रिगार्डिंग कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन, जो कि कंफ्यूजिंग है और उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ ये ढंग से समझना, फाइन। तो जैसे ये ट्रेकिया है, ट्रेकियल रिंग्स बना दी मैंने यहाँ पे, फाइन। उसके बाद हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये है ट्रेकिया, उसके बाद ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोबार भी बोलते हैं, LOBAR, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। अगेन इसका भी एक और नाम है, सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोलते हैं। जो लोबार और सेगमेंटल ब्रोंकाई है, ये नाम कभी कभी पूछे जाते हैं। अगर एनसीईआरटी बेसिस पे देखें हम तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज इनिशियल ब्रोंकाई। इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल ब्रोंकाई। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हम ट्रेकियल रिंग्स भी बना देते हैं साथ साथ में, ताकि समझ में आ जाए कि ये जो बनाए हैं इतने ब्रांचेस ये क्या है। ये बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया है, जो इनको फर्दर हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। और फिर फाइनली ये क्या बनाता है, ब्रोंकियल ट्री या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ तक जो हमने कवर करा एरिया, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इस इतने रीजन को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ढंग से सुनना। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक होता है, कंडक्टिंग जोन होता है फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो इम्पोर्टेंट जो बात है याद रखने वाली, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है।
मतलब जो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम होती है या फिर स्क्वैमस सेल्स होते हैं, वो वहाँ पे जो CO2 और जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन या फिर एक्सचेंज होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें याद रखने वाली है। फाइन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। जब हम नीचे वाले पोर्शन में चलते हैं तो हम इसके पहले लेबलिंग देखते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है। उसके बाद दिस इज नोन एज एल्वियोलर डक्ट। इसको हम बोलते हैं एट्रियम। ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो ये होता है एल्वियोलर सैक। और फाइनली ये होती है एल्वियोलाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जैसे मैंने ऊपर बताई थी वैसे ही यहाँ पे भी है, और ये NCERT की लाइन है। सो प्लीज़ जो मैं कह रही हूँ उसको ढंग से सुनना, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। इस रीजन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। अभी ना ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको NCERT भी डिस्प्ले करूँगी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि NCERT में ये वाली चीज़ कहाँ पे है और आप इसको रेफ़र कर पाएंगे। अब जो रेस्पिरेटरी जोन होता है, इट कंटिन्यूज फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई। ठीक है। So respiratory zone continues from respiratory bronchiole to alveoli. Fine. And this is the region which is involved in gaseous exchange. ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है, मे बी शायद, जो एल्वियोलाई होती है उसमें जो एपिथीलियम होती है वो होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, जो कि इसकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। और जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो ऑक्सीजन आ रही है वो अंदर को डिफ्यूज़ होती है, और जो CO2 जो थी अंदर से वो बाहर डिफ्यूज़ होती है ब्लड स्ट्रीम में। फाइन। और ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ये जो एल्वियोलाई होती है उसकी बेसिक डिफ्यूजन में एपिथीलियम होती है। फाइन। और दैट्स व्हाई दिस फॉर्म्स द गैसियस एक्सचेंज रीजन। दिस रेस्पिरेटरी जोन फॉर्म्स द गैसियस एक्सचेंज रीजन। फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें कि NCERT में इसका क्या डिस्प्ले करा हुआ है और उसको क्या कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, सो लेट मी शो यू। दिस इज माई NCERT एंड यहाँ पे मैंने मार्क करा हुआ है द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। लेट मी शो यू हमने कहाँ किया था सो डैट आपको और क्लियर हो जाए। ये वाला डायग्राम, ये जो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वाला रीजन था। ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे है, ये रे। तो नॉस्ट्रिल से लेके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वाला रीजन है उसमें NCERT ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूट्स द कंडक्टिंग पार्ट। हमने भी यही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट्स द कंडक्टिंग जोन। ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको रीड करें, वेयर इज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, द रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन कौन बना रहा है, एल्वियोलाई बना रहा है। राइट। होप दिस लाइन ऑफ NCERT is clear to all of you. The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli. हमने देखा कि जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका काम केवल इतना ही है कि ये क्या कर रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको रेस्पिरेटरी जोन मीन्स एल्वियोलाई तक पहुंचा रहा है। ठीक है। और इसके बाद
क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं सीलिया, ठीक है। ह्यूमिडिफाइज, मॉइस्चर करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। हमने पढ़ लिया था कि जो कॉन्का होते हैं, जो कि बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पिरेटरी रीजन में, वो जो एयर का टेम्परेचर होता है उसको बॉडी टेम्परेचर के साथ बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। नाउ द एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्टिव डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा, वो रेस्पिरेटरी जोन में होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है MCQ फॉर्मेट में कि जो कंडक्टिंग जोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, वहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है कि नहीं होता, और जो रेस्पिरेटरी जोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है जबकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। नो गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन कंडक्टिंग जोन, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रोंकियल ट्री। आई होप आपको NCERT का वो पैरा समझ में आया होगा, और ये आपको सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने प्रोवाइड कराया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। अब मूविंग टू नेक्स्ट पेज, जो कि मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फ्लो चार्ट बनाया था। अब आपको होपफुली ये अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जो हम एयर इनहेल करते हैं वो पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो वेस्टिब्यूलर रीजन में जाएगी। वेस्टिब्यूलर रीजन हमने देख लिया है, ओपनिंग होती है। हमने बोला था नेजल पैसेज के 3 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। उसके बाद ये गई रेस्पिरेटरी रीजन में, जहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्का। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर था वो मेंटेन हुआ इनहेल्ड एयर का। फिर ऑल्फैक्टरी रीजन में गई। ऑल्फैक्टरी रीजन में हमारे पास होती है न्यूरो सेंसरी लेयर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्नेडेरियन मेम्ब्रेन। फिर गई इंटरनल लेयर्स में या इंटरनल नॉस्ट्रल्स में, ठीक है। जो हमने डायग्राम देखा था, यूस्टेकियन ट्यूब के पास इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग थी। इंटरनल लेयर से गई नेजोफेरिंग्स में, ऑलरेडी वी हैव डिस्प्लेड इट डायग्रामेटिकली। नेजोफेरिंग्स से गई फेरिंग्स में, फाइन। नेजोफेरिंग्स से गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स के थ्रू गई ये लैरिंग्स में, लैरिंग्स से आएगी ट्रेकिया में, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्चरी ब्रोंकाई, टर्चरी ब्रोंकाई टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इस पॉइंट तक नो गैसियस एक्सचेंज, यहाँ तक कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ। केवल क्या हुआ, ह्यूमिडिफाई हुई एयर और फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव करे गए, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके और यहाँ तक एल्वियोलाई तक, इस रीजन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है, या फिर एक्सचेंज जोन, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। रेस्पिरेटरी जोन से कहाँ गई, एल्वियोलर डक्ट में, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट से एट्रिया में, और एट्रिया से एल्वियोलर सैक, और फिर एल्वियोलर सैक से एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूँगी, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में होता है स्क्वॉमस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में होता है स्क्वॉमस एपिथेलियम, ठीक है, और फिर CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। आई होप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्चरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, then further to respiratory bronchiole, alveolar duct, atrium, alveolar sac and alveoli। और ये था पाथवे ऑफ गैसेस, कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो गैसेस या फिर एयर जो हम इनहेल करते हैं वो कैसे किस पाथवे के थ्रू एंटर करती है, किसके थ्रू पास आउट करती है, और कहाँ पे जाके डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट होती है।
होपफुली आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके पीडीएफ के लिंक गूगल ड्राइव का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं, और सेशन नोट्स आई विल अपलोड ऑन इंस्टाग्राम पेज @medquantum। थैंक यू फॉर वॉचिंग।